न्यूज 18 राजस्थान आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत 7 बजे की बड़ी खबरों से। जेईई नीट एग्जाम पर घमासान जारी है। विपक्ष सुप्रीम दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। तो इसके साथ ही आपको बताएंगे प्रदेशवासियों को मिली सौगात के बारे में। साथ ही बात बीजेपी के नए प्लान की भी करेंगे। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कहां जुगाड़ के सहारे जिंदगी चल रही है। इसके साथ ही बात करेंगे टिड्डियों के बाद एक ऐसी मुसीबत की जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही आपको बताएंगे कहां पढ़े लिखे भिखारी हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी के साथ 7 मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में नीट और जेईई एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया। तो यह बड़ी खबर, सोनिया गांधी के साथ 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई जिसमें नीट और जेईई एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब ये 7 राज्य सोनिया के साथ बैठक में यह सहमति बनी है। सोनिया गांधी के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। 7 सीएम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बैठक में नीट, जेईई, जीएसटी बकाये पर भी चर्चा हुई। इस मामले पर फोन पर विशेष जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता रंजीता झा। अभिषेक, निश्चित तौर पर देखिए, जो बैठक थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। 4 राज्य जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, इसके अलावा जो गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल थे। हेमंत सोरेन, इसके अलावा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से और ममता बनर्जी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक मिलीजुली सहमति के साथ ये फैसला लिया कि नीट और जेईई परीक्षा, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, छात्र अपनी तरफ से विरोध कर रहे हैं। जो अभिभावक हैं उनका भी कहना है कि लगातार कोरोना के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं। जून में ये परीक्षा इसलिए रद्द की गई क्योंकि कोरोना के मामले थे, तो उस हिसाब से अब कोरोना के मामले लगातार और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए और केंद्र सरकार इस बात को नहीं मान रही है। ऐसे में राज्यों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है कोर्ट का। और एक आम सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख ये सभी राज्य कर सकते हैं। एक साथ पिटीशन डालेंगे, रिव्यू पिटीशन होगा ये, और ये सिर्फ एक राज्य की तरफ से नहीं बल्कि ये 7 राज्य जिनके मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शामिल थे, ये एक साथ रिव्यू पिटीशन डालेंगे। तो बहुत शुक्रिया रंजीता का। वहीं जेईई और नीट परीक्षा को लेकर देश भर में घमासान मचा है। आज विपक्षी दलों के 7 सीएम ने एक साथ बैठक कर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में कोरोना काल में सितंबर में होने वाली परीक्षा को लेकर विरोध जताया गया। जेईई और नीट का मुद्दा एक ऐसा है जब देश के अंदर 3 से 4 राज्य बाढ़ से पूर्ण तरीके से ग्रस्त है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। आप 16 लाख बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके अपना एग्जाम अपने सेंटर में दे। जेईई नीट पर घमासान। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है और जैसे कि लाखों बच्चे बैठेंगे, ये कोई स्टेट लेवल एग्जाम नहीं होगा, नेशन वाइड एग्जाम होगा। परीक्षा पर सरकार पर विपक्ष का वार। इतना करीब स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो फिजिकल डिस्टेंसिंग। कोरोना काल में इम्तिहान क्यों? ये पूछना है कि कल को अगर उनके बेटा या बेटी एग्जाम देने जाता है और वो संक्रमण होकर वापस आता है, घर पे उनके बुजुर्ग माता पिता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोरोना काल में जब जिंदगी बचाना सबसे अहम है, तब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा का विरोध जारी है। विपक्षी नेताओं ने बैठक कर इसका विरोध किया तो सड़क पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। 1 सितंबर से होने वाली जेईई नीट की परीक्षा कराने के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीसी के जरिए विपक्षी दलों की बैठक हुई।
जिसमें ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन समेत 7 मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में नीट और जेईई की परीक्षा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमति बनी। उसका लाइफ सिक्योरिटी है, उसका लाइफ का सिक्योरिटी बर्बाद हो जाएगा। अगर वो करियर के लिए जा रहा है तो उसको सिक्योरिटी भी मेरा हम लोगों को देखना कर्तव्य है। कैसे हम स्टूडेंट लोगों को जिंदगी खतरा में डाल सकते हैं। जहां छात्र और अभिभावकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए विपक्ष इस परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहा है, तो नीट जेईई परीक्षा संचालित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा टालने से मना करते हुए इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी। एनटीए के मुताबिक एग्जाम सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना काल के सभी नियमों का पालन भी परीक्षा केंद्र पर करना होगा। जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट 13 सितंबर को करवाई जाएगी। वहीं देश के शिक्षा मंत्री ने विपक्ष की मुहिम को गलत ठहराते हुए कहते हैं कि बच्चों ने तो परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, यानी वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? सुनिए इन बच्चों की जुबानी। और मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम जरूर हो और हर क्षेत्र में हो। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो बाय पार्ट्स में हो, जैसे इलेक्शन होते हैं। ये परीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ एसओपी भी फॉलो होनी चाहिए। कि हम ये चाहते थे कि अगर एग्जाम्स थोड़े जल्दी हो जाते तो हम फेस्टिवल्स भी बना लेते अच्छे से। इन 2 परीक्षाओं में देश भर से लाखों की संख्या में बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से सभी डरे हुए हैं। देश का शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा संचालित करने वाली संस्था भले ही परीक्षा लेने पर आमादा है, पर सोचने की बात है, ना तो ये शाबाशी का मामला है और ना ही सियासत का, लेकिन ये लाखों बच्चों के जीवन से तो जरूर जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं जेईई और नीट परीक्षाओं का विरोध प्रदेश में कल यूथ कांग्रेस भी करने जा रही है और इसको लेकर जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कल दोपहर 12 बजे यह विरोध प्रदर्शन होगा। बांसवाड़ा में गणेश घोघरा नेतृत्व करेंगे। तो कल दोपहर 12 बजे यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नीट और जेईई परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग की जाएगी। जेईई और नीट परीक्षाओं के मामले में लगातार विरोध सामने आ रहा है। पूरे देश से स्टूडेंट्स एक ही मांग कर रहे हैं कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं ने भी स्टूडेंट्स की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाएं आगे तक टालने के सुझाव दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि जेईई और नीट के मामले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चों को संक्रमण से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। का काम है। मैं समझता हूं कि कोई भी परीक्षा या रिक्रूटमेंट, चाहे नीट का हो, डीएलएडी का हो, चाहे और आरपीएससी में जो इंटरव्यूज़ का हो, दूसरा हो, तो ये सारी चीज़ें विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोरोना संक्रमण से हमारे बच्चों को बचाया जाए और उसके बाद में जो भी प्रक्रिया अपना करके जो काम करना चाहता है वो विभाग कर रहा है। मैं समझता हूँ हमारी ड्यूटी है कि हम काम भी करें, लेकिन काम के साथ साथ हम लोग हमारे बच्चों को कोरोना संक्रमण से भी बचाएं। तो कोरोना के मुश्किल हालात में प्रदेश सरकार की नीतियों को केंद्र से सराहना मिली है। तो प्रदेश को 2 नए मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिली, जिसमें मरुधरा की स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी।
कोरोना काल में प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान में 2 नए मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया तो 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। पिछले 5 साल के अंदर जो है ये मेडिकल कॉलेजेस जो फर्स्ट फेज था 58 का, जिसमें कि बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर के अंदर मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उनमें से 2 को आज जो है समर्पित किया गया है और साथ में एक सेकंड फेज के अंदर मेडिकल कॉलेज धौलपुर के अंदर भी है। इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बदल गई हो, चाहे केंद्र में या राज्य में, तब भी इस काम को निरंतर जारी रखा जा रहा है। और वही कारण है कि आज जो हम सपना देख रहे हैं, राजस्थान के हर जिले में 33 जिले हैं, 30 जिले में तो करीब करीब सैंक्शन हो चुकी है मेडिकल कॉलेज और 3 का जिक्र हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे राजसमंद हो, चाहे जालोर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, वहां पे भी आप जल्दी स्वीकृत करेंगे। राजस्थान के 5 जिलों को 828 करोड़ की सौगात। भीलवाड़ा और भरतपुर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। 189 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं मेडिकल कॉलेज। कोटा, उदयपुर और बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी सुविधा। प्रत्येक ब्लॉक पर 150 करोड़ रुपए की लागत। इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूबे के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने का दावा किया। 40,000 रुपए के इंजेक्शन भी है, वो भी राजस्थान सरकार ने फ्री कर दिए हैं कि चाहे कोई गरीब आदमी आए, सबके पास पैसा होता नहीं है तो फ्री इंजेक्शन मिलेंगे, वो भी हमने किया है। और प्लाज्मा का मैंने आपको कहा कि इससे और ये इंजेक्शन, इससे हमारे यहाँ मरीज करीब करीब सभी ठीक हो रहे जिनको जरूरत होती है, सबको दिया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें सरकारी क्षेत्र के, ताकि गरीब से गरीब का व्यक्ति का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके और इतने बड़े भूभाग में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहे। आपको बता दें कि पिछड़े जिलों में केंद्र ने 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया था। इनमें सबसे ज्यादा 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को मिले हैं। राजस्थान ने बहुत मुस्तैदी और तेजी से नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ की। राजस्थान को, जैसा मैंने कहा, मैं बधाई इसलिए देता हूं कि राजस्थान में आप सब लोगों ने मिलकर बहुत मुस्तैदी के साथ अपने प्रपोजल्स को बनाकर भेजा। बाकी लोगों ने भी भेजा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत सारे प्रपोजल्स बनाकर भेजे। मुझे आज के इस अवसर पर राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देनी है कि आपने बहुत मुस्तैदी के साथ कोरोना के खिलाफ भी जंग को पिछले दिनों के अंदर लड़ने का प्रयास किया है। संकल्प साफ है, संदेश भी साफ है। कोरोना काल में सेहत सुधारने की हर कवायद जारी रहेगी और प्रदेशवासियों की सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कहां है पढ़े लिखे भिखारियों की फौज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा सत्र के स्थगित होते ही भाजपा ने प्रदेश में कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली है। अब भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम करेगी। इसके लिए भाजपा ने पूरा प्लान तैयार किया है। 28 अगस्त से 4 सितंबर तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 28 अगस्त को फेसबुक के जरिए बीजेपी नेता हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। 29 अगस्त को बीजेपी नेता जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं 31 अगस्त को मंडल स्तर पर बिजली से जुड़े कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। 2 सितंबर को उपखंड स्तर पर
विरोध प्रदर्शन होगा और 4 सितंबर को जिला स्तर पर बीजेपी विधायक, सांसद और जिला पदाधिकारी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। कई मान्य सदस्यों ने इस उत्साह के साथ सवाल लगाए कि हमारी जन समस्याओं का समाधान विधानसभा के पटल के ऊपर होगा, लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान जिस तरीके से सरकार ने आनन फानन के अंदर 13 बिल पारित करने का काम किया, बिना बहस करवाए बिल पारित करने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, उसके बावजूद भी उनके सवालों को दरकिनार करने का काम सदन के अंदर हुआ। और अब हालात प्रदेश के ये बने हुए हैं कि सरकार जिन मुद्दों के आधार के ऊपर सत्ता के अंदर आई थी, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं 2 बजट सत्रों के अंदर सरकार ने की है, उसके उपरांत भी धरातल के ऊपर एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसकी उपलब्धि का बखान सरकार करे। और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रदेश में बीजेपी प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। 7 संभागों में प्रभारियों को नियुक्ति दी गई है। 44 जिला प्रभारियों की भी नियुक्ति हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के निर्देश पर यह नियुक्तियां दी गई हैं। बीकानेर संभाग के प्रभारी माधोराम चौधरी को बनाया गया है। जयपुर की जिम्मेदारी संभाग की मदन दिलावर के पास होगी। भरतपुर संभाग की जिम्मेदारी मुकेश दाधीच के पास होगी। अजमेर संभाग के प्रभारी प्रसन्न मेहता होंगे। जोधपुर संभाग के प्रभारी भजन लाल शर्मा होंगे, जबकि उदयपुर संभाग के प्रभारी हेमराज मीणा होंगे। कोटा के सीपी जोशी। तो ये 7 संभाग और 7 लोगों को इन अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब 2 सितंबर को एक बार फिर मामला लिस्ट होगा। 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने सोमवार को इसी मामले से जुड़ी 2 अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्पीकर का 18 सितंबर 2019 का विलय का आदेश प्रशासनिक आदेश था। इसके बाद वकील हेमंत नाहटा ने जनहित याचिका लगाकर कहा है कि स्पीकर को यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि वो अपने आदेश से विधानसभा की दलीय स्थिति को ही बदल दें। इस पूरे मसले पर अधिवक्ता हेमंत नाहटा से बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। संविधान के प्रावधान के तहत विधानसभा का गठन है, उसका मुख्य आधार है आर्टिकल 164 के तहत जो विधानसभा का गठन है उसका आधार ये नोटिफिकेशन है। तो मेरा निवेदन ये है कि एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर पूरा जनमत रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किस क्षेत्र के लोगों ने किस पार्टी को वोट दिए, उसको जिस तरह से बदला गया वो पूरी तरह से गैरकानूनी था और इसलिए इस कार्यवाही को निरस्त किया जाए, पहला। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि इन जो भी बसपा के विधायक हैं इनको स्वयं को कांग्रेस विधायक के रूप में रिप्रेजेंट करने से रोक दिया जाए और हाईकोर्ट अपने स्तर पर यह तय कर दे कि ये दल बदल की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। पढ़ाई एमए एमकॉम की, लेकिन मांग रहे हैं भीख। यकीन नहीं होता, पर जयपुर पुलिस के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल पिंक सिटी को भिखारी मुक्त बनाने का अभियान जोरों पर है। उनके पुनर्वास के लिए पूरी तैयारी हो रही है और उसी सर्वे के दौरान ये बातें सामने आई। ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य भी इसमें सामने आए हैं, जिसमें कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस धंधे में शामिल हैं। चौंकिए मत, सच सुनने की हिम्मत रखिए। 100% सच। सड़क चौराहों पर आप जिन पर रहम खाकर भीख देते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं। लेकिन बेरोजगारी की मार ऐसी कि भीख मांगने को मजबूर हैं। काम मिलता है तो काम करते हैं, वरना कहीं भी हाथ फैला देते हैं। ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य भी इसमें सामने आए हैं, जिसमें कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस धंधे में शामिल हैं। उनका
क्या हिस्ट्री रही, क्या कंपल्सन रहे कि वो इस तरफ डाइवर्ट हुए, उस संबंध में भी कुछ तथ्य सामने आए हैं। उस पे हम संबंधित एजेंसी से बात करके इनके कंप्लीट पुनर्वास की योजना बना रहे हैं। दरअसल गहलोत सरकार ने भिखारी उन्मूलन एवं पुनर्वास कानून बनाया है, जिसके तहत जयपुर में भिखारियों का सर्वे शुरू किया गया है। इस सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस सर्वे में जयपुर में कुछ भिखारी तो एमए और एमकॉम डिग्रीधारी हैं, तो कुछ बीए और बीकॉम पास हैं। पुलिस को 5 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भिखारी मिले, जबकि 12वीं की पढ़ाई कर चुके 193 भिखारी भी शामिल। दरअसल जयपुर को भिखारियों से मुक्त बनाना है, लिहाजा उनके पुनर्वास का काम जोरों पर चल रहा है। अब तक 4 अलग अलग टीमें बनाकर पूरे शहर के 1196 भिखारियों की कंप्लीट प्रोफाइल तैयार की जा चुकी है। इन भिखारियों के स्किल की भी अलग से पहचान की गई है। 1196 भिखारियों में 231 बेलदारी का काम जानते हैं, तो 103 मजदूरी, 59 कैटरिंग, 9 कबाड़ी का काम, 7 होटल में हेल्पर का काम, 9 चौकीदारी का काम जानते हैं। हालांकि 117 कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। इनमें 160 भिखारी ऐसे भी हैं जो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। इन भिखारियों को 15 अगस्त से पुलिस ने पुनर्वास भी करना शुरू कर दिया है। और अब इनका समाज कल्याण विभाग को इसमें शामिल करके इस कंप्लीट जयपुर शहर को भिखारी मुक्त शहर बनाने की दिशा में जयपुर पुलिस ने काम करना शुरू किया है। जो फुटपाथ पे इस तरह से भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व जो लोग हैं, उन लोगों के पुनर्वास के लिए पुलिस ने 15 अगस्त से शुरुआत करी थी और अब तक कुल 12 लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे पहुंचाया गया है। अब इनके दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि इनके पुनर्वास जोरों पर हैं। हालांकि कोरोना काल में इनमें ब्रेक जरूर लगा है। बहरहाल अगले कुछ महीनों में भिखारियों के पुनर्वास का काम पूरा किए जाने का लक्ष्य है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां चल रही जुगाड़ पर जिंदगी। This news is co-powered by PolicyBazaar.com.